मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष यादव जी और युवा सचिव मोना सिवाज जी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ करनी पड़ रही है कि एक हरियाणा की ऐसी बेटी जो पीड़िता है, उसके पीछे हरियाणा प्रदेश की पूरी सरकार पड़ गई है। एक तरफ पूरी सरकार की ताकत है और एक तरफ पीड़िता को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। बहुत दुख होता है ये जान करके। मेरी कल बात हुई जो पीड़िता महिला जूनियर कोच हैं उनसे, और अभी मेरी उनके परिवार से, उनके पिताजी से बात हुई। कल से जो घटनाक्रम हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाला और बहुत डराने वाला है। पूरे हरियाणा के मन में इस वक्त एक सवाल है, क्या महिला जूनियर कोच की जान को खतरा है? क्या महिला जूनियर कोच सुरक्षित हैं? और क्या आने वाले कुछ घंटों में और कुछ दिनों में भी सुरक्षित रहेंगी? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल पहली बार ऑन रिकॉर्ड वीडियो के ऊपर महिला कोच ने उनका पीछा करने वाले लोगों का वीडियो जारी किया, कैमरे पर जारी किया। और पुख्ता सूत्रों से हमारे पास ये जानकारी है, मैं नाम साझा नहीं करना चाहता क्योंकि वो इन सर्विस अधिकारी हैं, वो सीआईडी के अधिकारी हैं। महिला कोच ने यह भी आरोप लगाया कि उनके पास हथियार था और उनको जान से मारने की, उनको डराने की धमकी दी गई, उनको जान से मारने की धमकी दी गई। और उसके बाद कल के प्रकरण के बाद चंडीगढ़ पुलिस और हरियाणा पुलिस के कान खड़े हो जाने चाहिए थे, उनको पुख्ता सुरक्षा दी जानी चाहिए थी। आज पुलिस का मैंने बयान पढ़ा अखबार में, यह कहा गया कि महिला ने कोई लिखित शिकायत नहीं दी है कि उनको इस तरीके की धमकी मिली या ऐसा इंसिडेंट हुआ। यह बहुत ही शर्मनाक बयान है, अनप्रोफेशनल बयान है, क्योंकि महिला ने जब उसके साथ यह घटना हुई वहीं से कोई 10 बार फोन किया होगा पुलिस के पास, और वो सब ऑन रिकॉर्ड है, वो सारी कॉल्स ऑन रिकॉर्ड हैं। ऑन ड्यूटी वहां पर भी जब इतनी बार कॉल किया गया तो वहां पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे, उनके सामने सारा घटनाक्रम महिला ने बयान किया। उसके बाद महिला को अलग अलग थानों में चक्कर काटने के लिए मजबूर किया गया। एक ऐसी पीड़ित महिला जो पिछले 8 महीने से संघर्ष कर रही है इस बात को लेके कि कहीं से किसी कोने से उसको इंसाफ मिल जाए। अगर उसको आप थाना थाना चक्कर कटाएंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके फ्रस्ट्रेशन की क्या हालत है। कल की घटना के बाद हमें लगा था कि सार्वजनिक डोमेन में आने के बाद शायद पुलिस के, सीआईडी के अधिकारियों में कुछ झिझक होगी, सरकार शायद कुछ स्टेप बैक करेगी। लेकिन अभी मेरी पीड़ित महिला के पिताजी से बात हुई है, अब से ठीक 15-20 मिनट पहले दोबारा सिविल ड्रेस में सीआईडी की टीम के साथ महिला कोच का कन्फ्रंटेशन हुआ है। दोबारा उनको अप्रोच किया गया है, उनके साथ टीम लगाई गई है। और जब उस टीम से यह पूछा जाता है कि क्या आप हमारी सुरक्षा में तैनात हैं और अगर हैं तो कोई आधिकारिक आदेश है क्या आपके पास, तो कोई भी ऐसा लिखित आदेश दिखाने से वो टीम इनकार करती है। लेकिन महिला कोच को जहां भी वो जा रही हैं, सरकार के अधिकारी के द्वारा और सिविल वर्दी में कुछ लोगों के द्वारा उनको टेल किया जा रहा है, उनका पीछा लगातार किया जा रहा है। मैं चार्जशीट, चूंकि मैंने आप सब लोगों के पास भी इसका जो क्रक्स है चार्जशीट का, वो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया है। और अगर केयरफुली इस चार्जशीट को पढ़ेंगे जो चंडीगढ़ पुलिस ने फाइल की है, तो 3 बातें तथ्य के आधार पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाती हैं। मैं वो तीनों बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि पूरे हरियाणा के लोग खुद अंदाजा लगा सकें कि आखिर ये पूरा प्रकरण क्या है और ये पूरा मामला जा किस दिशा में रहा है। पहला तथ्य, जांच के दौरान मंत्री संदीप सिंह ने झूठ बोला। और यह कैसे साबित होता है कि झूठ बोला? यह अलग अलग प्रकरणों से साबित होता है जो पुलिस के इस चार्जशीट के अंदर दायर है, और विद प्रूफ पुलिस ने चार्जशीट दायर की है, उन प्रूफ के अंदर भी है।
पहला झूठ ये कि पीड़ित महिला कोच मंत्री के घर के अंदर कभी आई नहीं। मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि वो बाहर जो उनका ऑफिस बना हुआ है उनके घर के बाहर, वहीं तक सिर्फ पीड़ित महिला आई, वहीं उनकी मुलाकात हुई। लेकिन जब पुलिस लेकर के गई घटनास्थल पर महिला कोच को, तो महिला कोच ने न सिर्फ उस घर के सारे कमरों के बारे में, कॉरिडोर के बारे में, बाथरूम के बारे में सारी जानकारी सही और सटीक दी, जिससे पुलिस इस कंक्लूजन पे पहुंची कि पीड़ित महिला घर के कोने कोने से वाकिफ थी, उन जगहों पर पहले गई हुई थी, जिसका उसने अपने बयान में जिक्र किया था। दूसरा झूठ, पोस्टिंग, ट्रेनिंग और ट्रांसफर को प्रभावित नहीं किया। मंत्री जी ने यह कहा अपने बयान में कि उन्होंने पोस्टिंग, ट्रेनिंग और ट्रांसफर को प्रभावित नहीं किया, लेकिन पुलिस को जांच के दौरान अलग अलग जगह पर अलग अलग सबूत मिले, जिनसे यह पूरी तरह से साबित होता है कि पोस्टिंग से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर ट्रांसफर तक हर बार पीड़ित महिला कोच के बारे में हुए निर्णय को मंत्री ने प्रभावित किया। इसका मतलब उन्होंने अपने बयान में फिर झूठ बोला। तीसरा झूठ, मंत्री की महिला कोच के प्रति कोई गलत नियत नहीं थी। यह भी मंत्री का बयान झूठ साबित हुआ, क्योंकि मंत्री ने पर्सनल चैट में पीड़ित महिला को अपॉइंटमेंट दिए हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि बाकी किसी को भी ऐसे अपॉइंटमेंट देते हो क्या, तो एक केस भी मंत्री जी नहीं बता सके जिसको उनके ऑफिशियल नंबर या उनके पीए के थ्रू अपॉइंटमेंट ना मिला हो। सिर्फ स्पेशल केस में, इसी केस में महिला कोच को पर्सनल अपॉइंटमेंट दिए गए थे। एक बार नहीं, दो बार दिए गए थे। इससे पता चलता है कि मंत्री की नीयत पीड़ित महिला कोच के प्रति सही नहीं थी। दूसरा प्रकरण, मंत्री के एक दोस्त जो पीड़ित महिला से बात कर रहे थे, चैट कर रहे थे, मंत्री ने उनको बात करने से मना किया। यह भी बताता है कि मंत्री जी का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पीड़ित महिला कोच में था। तीसरी बात, जो उस वक्त स्पोर्ट्स डायरेक्टर थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे अपने बयान में कहा है कि उनको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार पीड़ित महिला कोच के अटायर के बारे में, उनकी वेशभूषा के बारे में कंप्लेंट की मंत्री ने कि यह सही नहीं है। इतने बड़े ट्रेनिंग सेंटर में जहां इतने लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, स्पेसिफिक महिला कोच के बारे में इस तरीके का प्रकरण होना, इस तरीके की कंप्लेंट होना, पॉइंट आउट करना, वो भी स्पोर्ट्स डायरेक्टर को मंत्री के द्वारा, यह बताता है कि मंत्री जी का पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। यह दूसरी बात जो मैंने कहा कि जांच के दौरान मंत्री ने झूठ बोला, ये इन सारी बातों से स्पष्ट हो जाता है कि मंत्री जी ने जांच के दौरान झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? इससे पहली नजर में यह लगता है कि मंत्री के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो प्रथम दृष्टया सत्य साबित होते हैं, सच लगते हैं। यह पहला प्रकरण। दूसरी चीज, सरकारी दस्तावेजों के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हुई, बार बार हुई। यह किस पॉइंट की तरफ इशारा करता है कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया। कहां कहां किया, मैं आपको बताता हूं प्रकरण सहित। पोस्टिंग की फाइल 10/1/2020 का आदेश है कि पोस्टिंग की फाइल मंत्री तक नहीं जाती। स्पेसिफिक इसी केस में पोस्टिंग की फाइल मंत्री तक गई, किसी और केस में नहीं जाती, ना किसी और केस में जाने का रिकॉर्ड पाया गया। सिर्फ इस केस में मंत्री ने अपने पास फाइल को मंगाया, और उस फाइल के साथ जब यह पता किया गया भाई क्यों भेजी, मंत्री के पास किसने भेजी, तो पाया गया कि उसमें अवैध तरीके से स्पोर्ट्स डायरेक्टर को वो फाइल भेजी गई थी। उस पे फ्लूइड लगा के और नीचे कमेंट किया गया कि इसको मंत्री के पास भेजा जाए, और जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने मना कर दिया कि ना ये फ्लूइड हमने लगाया, ना ये फॉरवर्डिंग मंत्री के पास हमने की। इसका मतलब सरकारी फाइल के अंदर अवैध तरीके से छेड़छाड़ करके उस महिला कोच को मंत्री के पास धकेला गया, मंत्री के पास लाया गया, मंत्री के पास आने के लिए मजबूर किया गया। और यह कौन कर सकता है? जो पद पे बैठा हुआ इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, पहली नजर में जिसको इससे फायदा हो रहा है, उस व्यक्ति की तरफ इशारा जाता है। दूसरी बात, जनवरी में यह कहा गया 22 में कि नेशनल सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए पोस्टिंग नहीं हो सकती आपकी, अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती आपकी। और मई 2022 में उसी नेशनल सर्टिफिकेट की एब्सेंस में अपॉइंटमेंट हो जाती है। इसके बीच में एक मुलाकात भी
मंत्री की और पीड़ित महिला कोच की होती है, यह अपने आप में बताता है कि पद का फिर से दुरुपयोग किया, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया मंत्री ने। तीसरी चीज, विदेश में ट्रेनिंग की फाइल भी नियम के आधार पर मंत्री तक नहीं जाती है, लेकिन मंत्री ने वो ट्रेनिंग की फाइल भी अपने पास मंगाई और दबाव बनाया नाजायज तौर पे कि अगर ट्रेनिंग पे जाना चाहते हो, खिलाड़ी के लिए वही सबसे बड़ी चीज होती है कि उसको अच्छी ट्रेनिंग मिल सके। उन पर दबाव बनाया गया कि अगर ट्रेनिंग पे जाना चाहते हो तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। यह दूसरी बात से यह सिद्ध होता है कि मंत्री ने अपने पद पर रहते हुए अपने पद का, अपनी पावर का दुरुपयोग किया। अब मैं तीसरे पॉइंट पर आता हूं। जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई, सरकार बचा रही है मंत्री को। कैसे पता चलता है? पहला, लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने से मंत्री ने मना कर दिया। जब उनके पास कुछ छुपाने को नहीं था तो फिर उन्होंने लाई डिटेक्शन टेस्ट कराने से क्यों मना कर दिया, जबकि पीड़ित महिला कोच ने अपनी तरफ से ऑफर किया कि अगर मेरा लाई डिटेक्शन टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं करवाने के लिए तैयार हूं। दूसरा, मंत्री बना के रखा गया, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बना के रखा गया ताकि इस पूरे मामले से जुड़े गवाहों को, इस पूरे मामले से जुड़े सबूतों को इन्फ्लुएंस किया जा सके, प्रभावित किया जा सके, बयान बदलवाए जा सके और खिलाड़ी पर दबाव बनाया जा सके। तीसरा, कल कैमरा के ऊपर आपने खुद देखा सीआईडी का एक अधिकारी कैद हुआ है। किसके आदेश से वो सीआईडी का अधिकारी और आज जो सीआईडी की टीम पीड़ित महिला खिलाड़ी के पास पहुंची थी, किसके आदेश पर ये अधिकारी जा रहे हैं? क्योंकि सीआईडी सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है। और नू हिंसा के मामले में हमने ये देखा कि गृह मंत्री ने और पुलिस ने स्पष्ट तौर पे ये कह दिया कि सीआईडी ने हमारे साथ कोई जानकारी साझा नहीं की। तो सीधी उंगली मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ इस पूरे मामले में उठ रही है कि क्या मुख्यमंत्री का दफ्तर सीआईडी का गलत, गैर कानूनी और नाजायज इस्तेमाल कर रहा है? क्या इसके कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद है कि सीआईडी की टीम टेल कर रही है पीड़ित महिला अधिकारी को, और ऑन कैमरा आने के बाद यह विद प्रूफ है वो व्यक्ति कौन है? इसकी जांच होनी चाहिए। स्टेडियम में उस वक्त क्या कर रहा था, इसकी जांच होनी चाहिए। और आज जब महिला कोच के पास टीम गई है तो वो क्या कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। चौथी, पुलिस सुरक्षा पहले दी गई थी पीड़ित महिला कोच को, फिर फूड पॉइजनिंग का किस्सा हुआ, संदेह जताया गया कि जो पुलिस सुरक्षा मिली है वही गड़बड़ कर रही है। परिवार ने संदेह जताया कि शायद खाने में कुछ मिलावट कर दी है। उसके बाद वो सुरक्षा कब हटाई गई, क्यों हटाई गई, क्या उसके आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद हैं, ये किसी की जानकारी में नहीं है। खुद पीड़ित महिला कोच भी ये कहती है, मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं बताया गया कि कब मेरी सुरक्षा लगाई गई और कब हटाई गई। पहले पुलिस वाले आते थे, वो रसोई तक भी जाते थे, उसके बाद आना बंद हो गए, मुझे दिखना बंद हो गए, बस इतना ही उनके पास जानकारी है। चौथा, हाई प्रोफाइल मामला, धमकी के प्रकरण है, लालच देने के प्रकरण है, इन्फ्लुएंस करने के प्रकरण है। हरियाणा पुलिस का तो समझ में आता है कि वो हरियाणा सरकार को रिपोर्ट करती है, वो सुरक्षा मुहैया नहीं करा सकते क्योंकि उनको तो महिला खिलाड़ी को डराना है, धमकाना है, इन्फ्लुएंस करना है। लेकिन चंडीगढ़ पुलिस के जुरिस्डिक्शन में हाई प्रोफाइल केस होने के बावजूद, चंडीगढ़ पुलिस के पास इस बात के प्रूफ होने के बावजूद कि बीच में इस केस के दौरान इन्फ्लुएंस करने की, धमकी देने की कोशिश हुई, कई घटनाएं हुई, उसके बावजूद चंडीगढ़ पुलिस प्रोटेक्शन को लेके क्या कर रही है, पीड़िता के प्रोटेक्शन को लेके? क्योंकि एक प्रकरण जिसमें दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है, जिसको पुलिस ने अपनी चार्जशीट से भी ड्रॉप किया है, उसमें पुलिस ने यह कहा कि यह तो सिद्ध होता है कि पीड़िता वहां थी, यह भी सिद्ध होता है कि जो पीड़िता ने बयान दिया वो सारी चीजें मैच हुई उस दिन के बारे में वहां पर। यह भी सिद्ध होता है कि पीड़िता को उस दिन चोट लगी थी, लेकिन चूंकि वहां कोई और गवाह नहीं था तो कोरैबोरेटिव एविडेंसेस नहीं मिले। ऐसी स्थिति में सिर्फ पीड़ित महिला का बयान ही उस जगह का, उस प्रकरण का साक्षी है। तो ऐसी स्थिति में पीड़िता का जीवन, उनकी सुरक्षा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह जानते हुए भी चंडीगढ़ पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं की पीड़ित महिला कोच को? और कल की घटना के बाद हम सब के मन में यह संदेह है कि क्या पीड़ित महिला कोच की जान खतरे में है। और मैं ये बहुत
जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, ये सिर्फ आरोप नहीं है। जिस तरह के प्रकरण हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनके साथ जहां वो रहती हैं वहां पर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, जिस तरीके से उनको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है, जो जानकारियां परिवार ने हमारे साथ साझा की हैं, उन सारी जानकारियों के आधार पर बहुत जिम्मेदारी से मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं और हरियाणा के लोगों के मन में ये प्रश्न है कि क्या जूनियर महिला कोच की जान खतरे में है? क्या मुख्यमंत्री खट्टर साहब इसका एक पुख्ता, विश्वसनीय, भरोसेमंद जवाब दे सकते हैं कि पीड़ित महिला कोच पूरी तरह से सुरक्षित है? और ऐसी मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है कि तीनों बातें सिद्ध होने के बाद कि एक व्यक्तिगत तौर पर उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि वो झूठ बोल रहे हैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, बार बार ये साबित हुआ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में, उनके ऊपर आरोप सही नजर आ रहे हैं पहली नजर में। दूसरा, उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, जिस पद का इस्तेमाल करके उन्होंने पहले इतनी बार इन्फ्लुएंस किया है सारे मामले को। क्या गारंटी है कि मंत्री पद पे रहते हुए, हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रहते हुए, वो आगे इस पूरे मामले को प्रभावित नहीं करेंगे, गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे? मुख्यमंत्री जी क्यों निष्पक्ष इस केस की सुनवाई नहीं होने देना चाहते हैं? क्यों इस मंत्री को अभी तक मंत्री पद पर बिठाया हुआ है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हरियाणा के लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा की एक बेटी की उम्मीद को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं? क्या उसकी सुरक्षा को लेकर के जो सवाल लोगों के मन में है, क्या उनका कोई जवाब हरियाणा सरकार के पास है? और क्या मुख्यमंत्री जी इतना कुछ होने के बाद क्या आरोपी मंत्री को अपने मंत्री पद से अभी भी हटाएंगे, या इसमें पूरे प्रकरण में, पूरे मामले में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की समक्ष रूप से, सक्षम रूप से पूरी शह मंत्री संदीप सिंह को है? यह स्पष्ट करना होगा हरियाणा सरकार को। आपके कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये जो सुरक्षा का मामला है, क्या कोई ऐसा रास्ता या कुछ सुझाव या कोई आपने चेक किया हो लीगली कि पंजाब में, तो आप आम आदमी पार्टी की सरकार, पंजाब की पुलिस की तो सुरक्षा दे सकती है राज्य के किसी भी आदमी, किसी दूसरे राज्य के आदमी, अगर चंडीगढ़ पुलिस, हरियाणा पुलिस, मतलब इस पर कोई बात हुई कोई? हम पीड़ित महिला कोच के संपर्क में हैं और हमने उनको ये आश्वासन दिया है कि किसी भी तरीके की कोई भी मदद जो हम मुहैया करा सकते हैं उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन जो पहला जुरिस्डिक्शन बनता है वो हरियाणा का बनता है, और अगर हरियाणा पुलिस इसमें सक्षम नहीं है, और जैसा संदेह जताया जा रहा है कि हरियाणा पुलिस और हरियाणा का स्टाफ तो खुद धमकी देने वालों में शामिल है, दूसरा जो जिम्मेदारी बनती है और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो है, जिसको हम प्रोफेशनल पुलिस बोलते नहीं थकते चंडीगढ़ पुलिस को, उस प्रोफेशनल पुलिस चंडीगढ़ पुलिस को यह देखना होगा कि जो धारा उन्होंने ड्रॉप की है उसमें अब एकमात्र पीड़िता की गवाही कोर्ट के अंदर मायने रखती है। ऐसी स्थिति में उनकी सुरक्षा और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर चंडीगढ़ पुलिस वाकई मंत्री संदीप सिंह को बचाने के लिए काम नहीं कर रही है तो तुरंत प्रभाव से पीड़ित महिला कोच को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। हमने कह दिया अगर पीड़ित महिला कोच हमको इस बारे में अप्रोच करती हैं तो हम जरूर इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, हमने उनको ये कहा भी है, हमने उनके परिवार को भी आश्वासन दिया, उनके पिताजी से मेरी बात हुई है। पंजाब की पुलिस का सुरक्षा का ऑफर दिया आपने उनके परिवार? हमने उनको ये कहा है कि आपको जो मदद चाहिए, जो हमारे तरफ से हो सकती है, आप अगर उसके लिए हमें जो भी मदद कहेंगे हम करेंगे, और उसमें वो सुरक्षा भी शामिल है। और कोई सवाल आपका? मुख्यमंत्री का बयान आया था जनसंवाद को लेकर, महिला ने रोजगार के बारे में बात, भेज दें, जिस तरह से मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हरियाणा का ये है कि मनोहर लाल खट्टर जी इस वक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, जब हरियाणा अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, जब उसे एक सक्षम नेतृत्व की जरूरत है, जब रोजगार की समस्या हरियाणा के हर युवा, हर महिला, हर व्यक्ति के सामने है। ऐसे समय में हमें सबसे निर्बल, असक्षम और जो पूरी तरह से सरकार को कंट्रोल में नहीं कर सकते, रोजगार के ऊपर काम नहीं कर सकते, ऐसे मुख्यमंत्री हमें मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि ये महिलाओं के अपमान के साथ साथ युवाओं का अपमान है, हरियाणा की जनता का अपमान है कि अगर एक चुने हुए मुख्यमंत्री से कोई अपने लिए रोजगार मांगता है तो वो उसे चंद्रयान पर भेजने की बात करते हैं। मुझे लगता है चंद्रयान में जाने का समय राजनीतिक रूप से अगर देखें तो अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का है। 2024 के चुनाव में
हरियाणा की जनता उनको चंद्रयान पे ही भेजने वाली है। जो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, इससे आगे भी जाएगी संदीप सिंह के मामले में? संदीप सिंह से जुड़ा हुआ मामला हम शुरू से बहुत नजदीकी से फॉलो कर रहे हैं और हम इससे सीधा जुड़ाव भी इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हम महिलाओं के मान सम्मान को लेकर के आम आदमी पार्टी हर दिशा में काम करती रहती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जी ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से यह सवाल पूछा था कि आखिर क्यों वो एक मंत्री को बचाना चाहते हैं जिसके ऊपर महिला उत्पीड़न का आरोप है। चार्जशीट फाइल हो चुकी है। इस मामले में हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम उस हद तक जाने को तैयार हैं। हमें पहले इंतजार था कि चार्जशीट फाइल हो। हमें लगता था कि चार्जशीट फाइल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जितने एविडेंसेस उसके अंदर आए हैं उसको देख करके कुछ शर्म महसूस होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए मंत्री पद से हटाएंगे, लेकिन अगर वो इतने हद तक बेशर्मी पर आने को तैयार हैं कि ये सारे सबूत देखते हुए भी, ये देखते हुए भी कि उन्होंने पद का दुरुपयोग किया, उनकी सरकार में बैठ के सारे तहस नहस कर दिए नियम, ये देखते हुए भी कि वो सरेआम धमकी दे रहे हैं महिला कोच को, सरकार की तरफ से सरकारी लोग धमकी देने पर उतारू हो गए हैं। ऐसी स्थिति में हमें आगे इस पर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हमें जिस भी दिशा में इस प्रकरण को ले जाना होगा हम उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन मंत्री संदीप सिंह का ये मामला, मैं आपको बार बार पहले भी मैंने कहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि भारत में बहुत सारे अन्य मामलों की तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ जो हुए ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। एक एक घर तक इस बात को पहुंचाएंगे, एक एक व्यक्ति तक हरियाणा के इस बात को पहुंचाएंगे और ऐसा समय भी आएगा जब पूरा हरियाणा इस मामले पर मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ खड़ा होगा। मैंने पहले भी कहा है कि बहुत जल्द अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई, हरियाणा के जिस भी हिस्से में मंत्री संदीप सिंह या मुख्यमंत्री जी जाएंगे, काले झंडों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा उनको। पहली रणनीति कब से करें? ये कितने दिन का इंतजार अभी और में चार्जशीट? हमने इनको 1 सप्ताह का समय दिया था और अगर आने वाली 15 तारीख तक सरकार की तरफ से इस पे कोई पुख्ता फैसला नहीं होता है, इस्तीफा नहीं होता, इस्तीफा तो अब बाद की बात हो गई, पुरानी बात हो गई। तो बाकी अब बर्खास्तगी की जानी चाहिए। इस्तीफे का अब कोई सेंस नहीं बनता। मैंने पहले भी कहा कि हुड्डा साहब ने भी ये कहा था कि नैतिक आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता तो उसी दिन खत्म हो गई थी जब आरोप लगने पे इस्तीफा नहीं दिया गया था। अब तो चार्जशीट फाइल हो गई है। अब तो ये सामने है कि सरकारी पद का दुरुपयोग किया है, मंत्री पद का दुरुपयोग किया है। अब इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए। बर्खास्तगी से कम कुछ भी नहीं चलेगा और अगर सरकार इनको बर्खास्त नहीं करती है तो जनता की नजर में इनको बर्खास्त जरूर कर देंगे। कोई प्रदेश का ऐसा कोना नहीं होगा जहां पे ये जाएंगे और हरियाणा की जनता का विरोध नहीं झेलेंगे। पुलिस की जो कार्रवाई है उससे आप संतुष्ट हैं, जो चार्जशीट फाइल की गई है? और क्या आपको नहीं लगता कि जो गिरफ्तारी है संभावित, जैसा कि संदीप सिंह ने इन्वेस्टिगेशन में रही है, ये इसमें होनी चाहिए कि क्या? चंडीगढ़ पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में भारी दबाव के बीच ये जांच की है। ऐसा उनकी जांच के अंदर जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है उससे स्पष्ट होता है और जो गैर जमानती धारा थी उसको हटाने से स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं एक एस्केप रूट दिया गया है मंत्री को इस पूरे मामले में। चूंकि तथ्य और सबूत इतने ज्यादा थे कि उनको बाईपास नहीं किया जा सकता था और चार्जशीट 90 से 100% तक कोर्ट में जाके अमेंड हो जाती, इतने सबूत मौजूद थे। इसलिए चार्जशीट तो पुलिस को फाइल करनी पड़ी, लेकिन उनको बचाया गया। और मैं ऐसा पुख्ता तौर पे इसलिए कह रहा हूं बचाया गया क्योंकि एक प्रकरण जिसमें दुष्कर्म की कोशिश का आरोप है उसमें कॉरेबोरेटिव एविडेंसेस सब मौजूद हैं। उस पीड़िता का वहां तक आना, संदीप सिंह का उस प्रकरण के बारे में झूठा बयान देना, संदीप सिंह का यह कहना कि वो अंदर कमरे तक आई नहीं, वो झूठ साबित होना, लड़की को चोट लगी उसके बयानों में उसको पहले से बताया जाना और बाद में उसका सत्य साबित होना, लड़की द्वारा घटना के तुरंत बाद इस पूरे घटनाक्रम को जैसा उसका बयान था वैसा ही अपने दोस्तों को, बाकी जानकार लोगों को बताया जाना, ये सारी चीजें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अंदर साबित हुई हैं। सिर्फ एक कड़ी जिसके गवाह या तो मंत्री संदीप सिंह हो सकता है या फिर पीड़ित महिला कोच हो सकती है कि कमरे के अंदर जो प्रकरण पूरा एक वीडियो में भी आप सबके सामने भी आया, पीड़ित महिला कोच ने अंततः
लोक लाज को भी एक तरीके से कहते हैं ओवर पावर करते हुए उनको वो प्रकरण बोलना पड़ा अपने मुंह से, उनको मजबूर कर दिया गया, वहां तक लाया गया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको बाथरूम में खींचा गया, किस तरीके से उनको बेड पे धकेला गया, किस तरीके से उनके कपड़े खींचने की कोशिश हुई। सारे जो बातें पब्लिक डोमेन में बोलने से पहले कोई लड़की 1000 बार सोचती है, पीड़ित महिला कोच को वो भी बोलना पड़ा। सिर्फ उस प्रकरण को, उस इवेंट को छोड़ करके बाकी सारे कोरेबोरेटिव एविडेंसेस मौजूद हैं। उस चीज के सिर्फ 2 गवाह हो सकते हैं, एक मंत्री संदीप सिंह और दूसरी पीड़ित महिला कोच। पीड़ित महिला कोच लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार है, पीड़ित महिला कोच अपने बयानों में सही साबित हुई है। दूसरी तरफ मंत्री संदीप सिंह लाई डिटेक्शन टेस्ट नहीं करा रहा, मंत्री संदीप सिंह अपने बयानों में झूठा साबित हुआ है। इन दोनों के बयानों में से अगर किसी को मानना हो तो पीड़ित महिला कोच के बयान को माना जाना चाहिए था और प्रथम दृष्टया पुलिस को दुष्कर्म की कोशिश के आरोप को इस चार्जशीट में लेना चाहिए था। आपने कहा कि 15 सितंबर का आपने टाइम दिया है, ये जो दिया है, और आपने कहा कि विरोध किया जाएगा हरियाणा में जहां भी जाएंगे। विरोध आम आदमी पार्टी करेगी, जनता करेगी, या फिर जनता को साथ? आप लोगों के माध्यम से पूरे हरियाणा के बीच ये बात पहुंच रही है कि कैसे एक महिला को ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आज उसी एक बेटी के ऊपर जान का खतरा है। उसको किस तरीके से पिछले दिनों 8 महीने में परेशान किया गया सबके सामने है। पूरी एक सरकार एक महिला के पीछे लग गई है, उसको परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसकी जान को खतरा है। हरियाणा की बेटी के मान सम्मान के साथ ये खिलवाड़ और हरियाणा की बेटी की जान को खतरा हो तो पूरा हरियाणा खड़ा होगा, सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी होगी। पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को लेकर के गुस्सा है कि कैसे पूरी सरकार मिलके एक जूनियर महिला कोच को जो अपना काम कर रही थी, सिर्फ ड्यूटी कर रही थी, उसके साथ ऐसी प्रताड़ना हुई। उसके साथ पूरे हरियाणा का समर्थन है और पूरे हरियाणा के अंदर यह विरोध होगा। यह सिर्फ आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं बल्कि हरियाणा की जनता का वो आक्रोश और गुस्सा होगा जो आज घर घर में पनप रहा है। आप ये कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में काम कर रही है, तो आईपीएस जो कैडर है, एसएसपी है, वो तो पंजाब कर सके, तो आप सीएम से मिलकर पंजाब के उसको वापस बुलवा लेते हैं। मैंने बार ये कहा कि एसआईटी में जो अधिकारी मौजूद थे, जो जांच कर रहे थे इस पूरे मामले की, पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके पास जाती है और उनके ऊपर तमाम तरह का दबाव है। अगर कोई पंजाब कैडर के हैं तो फिर कई हरियाणा कैडर के भी इस पूरे मामले से संबंधित पुलिस अधिकारी हैं। इस पूरे मामले को सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश हुई है, दबाव वहां से भी बनाया गया है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम कोई जब पुलिस अधिकारी कोई चंडीगढ़ में डेप्यूटेशन पे है, चंडीगढ़ में है, तो वो चंडीगढ़ पुलिस का अधिकारी है। उसको इस तरीके से देखना कि वो पंजाब से है या वो हरियाणा से है, वो डिफरेंट फैक्टर है। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि आज वो चंडीगढ़ पुलिस में कार्यरत हैं, केंद्र सरकार से लेकर हरियाणा सरकार तक का उनके ऊपर दबाव रहा। कोई कारण नहीं बनता, ये जितने एविडेंसेस की बात की जा रही है इनमें से कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो 8 महीने बाद मिला हो चंडीगढ़ पुलिस को। ये एविडेंसेस बहुत पहले से चंडीगढ़ पुलिस के पास थे, चार्जशीट बहुत पहले फाइल हो सकती थी। ये पूरा एस्केप रूट दिया जा रहा है संदीप सिंह के टेन्योर को पूरा करवाने के लिए, संदीप सिंह को मंत्री पद पे बनाए रखने के लिए और इस पूरे मामले को दबाने के लिए ये बाकायदा स्ट्रेटेजिक तरीके से एस्केप रूट दिया जा रहा है। इसमें जो जो अधिकारी जिम्मेदार हैं, चाहे वो किसी भी कैडर से क्यों ना आते हों, अगर उनकी प्रथम दृष्टया या सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई जाती है तो उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुराग जी, एक विषय क्योंकि बार बार ये आ रहा है और खासकर आपकी तरफ से भी, हालांकि पीड़िता ने भी कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने इसकी ठीक से जांच नहीं की, तो हम क्यों नहीं सेंट्रल एजेंसी को इसकी मांग करते कोर्ट में जाके कि इसकी ठीक से जांच नहीं की, उसमें दबाव में है, सीबीआई से जांच कीजिए। 300 जो दुष्कर्म के प्रयास का जो मामला है वो बहुत बड़ा मामला, गंभीर मामला, तो क्या सीबीआई की तरफ क्या या कोर्ट में इसका मतलब कोई लीगली कोई बातचीत की हुआ? देखिए, कोर्ट में जो पीड़ित महिला कोच है उनके लॉयर भी और जो उनको बाकी लीगल हेल्प दी गई है वो सबके कंसल्टेशन से काम कर रहे हैं। कोर्ट में अभी तो इस बात को चैलेंज किया जाएगा कि दुष्कर्म के कोशिश का जो आरोप है, जो प्रयास किया गया था, उसको चार्जशीट से बाहर क्यों किया गया, कैसे किया गया, इसके लिए पुलिस के पास क्या तथ्य मौजूद हैं, उसको चैलेंज किया जाएगा कोर्ट में सबसे पहले। मुझे लगता है कि जुडिशियल, हमने शुरू में भी ये डिमांड की थी कि अगर न्यायिक जांच इस पूरे मामले में हो या कोर्ट की देखरेख में अगर जांच हो तो ही सही तरीके से, स्पष्ट तरीके से जांच हो सकती है। क्योंकि आप सेंट्रल एजेंसी सीबीआई के पास भेजने की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही
चंडीगढ़ पुलिस के ऊपर दबाव बना करके इस पूरी जांच को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आजकल एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी जिस तरह की कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको लेकर के हम न्यायिक जांच ही एकमात्र रास्ता मानते हैं जहां पे ये पूरे मामले में दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है।